मेरी स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही है? जी सर। यस सर। ठीक है। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे पवन के द्वारा, ये देखो मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ आपको दिखाई पड़ रहा है ना? जी सर। आज पवन के द्वारा जो अपरदनात्मक कार्य होते हैं, कोई इंग्लिश मीडियम तो नहीं जुड़ा हुआ है? नहीं सर। चलो ठीक है, फिर हिंदी मीडियम के लिए सही है। पवन के द्वारा जो अपरदनात्मक कार्य होते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पवन का जो अपरदनात्मक कार्य होता है वह मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। कहाँ पर होता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। मरुस्थल की परिभाषा क्या होती? डेजर्ट की परिभाषा क्या होती? कॉमन अगर पूछा जाए आपसे कि मरुस्थल क्या होता है तो आप क्या बताओगे? मरुस्थल ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है। मतलब पानी कम बरसता है लेकिन वाष्पीकरण ज्यादा होता है, तो वहां पर पानी की कमी हो जाती है, वाटर डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुस्थल। हाँ, तो अब हम लोग जो है देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज पवन के जो अपरदनात्मक कार्य होते हैं वो क्या क्या कार्य होते हैं। देखिए पवन का कार्य होता है सूखे क्षेत्रों में, यानी ऐसे क्षेत्रों में जहां पर वाटर की डेफिशिएंसी है। तो जब वाटर की डेफिशिएंसी होती है तो पवन के द्वारा जो है रासायनिक अपरदन नहीं होता है। जैसे पानी में क्या होता है, पानी क्या करता है, चट्टानों के जो घुलित पदार्थ होते हैं उनको घोल लेता है और घोल करके अपने साथ लेकर के चला जाता है, बहा ले जाता है। लेकिन पवन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। पवन मुख्य रूप से क्या करता है? पवन यांत्रिक कार्य करता है। मतलब पवन जो अपरदित पदार्थ होते हैं उनके द्वारा, आप घर्षण के द्वारा, सन्निघर्षण के द्वारा चट्टानों को काटने छाटने का काम करता है। पवन पवन के द्वारा जो है रासायनिक अपरदन या पवन के द्वारा केमिकल इरोजन नहीं होता है। कुछ पवन का जो क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, वहां पर कुछ सरिता या नदियों का प्रवाह होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो उसकी बहुत ज्यादा गणना नहीं की जाती है। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं कि पवन के द्वारा जो अपरदन होता है उस पर या उसको कितने प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला जो कारक प्रभावित करता है पवन का वेग। इस प्रकार नदी का वेग नदी का अपरदन की मात्रा को प्रभावित करता है, वैसे ही जो है पवन का वेग भी जो है पवन अपरदन की मात्रा को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? आपको पता है कि केवल 186 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ही जब हवा प्रवाहित होती है तो उसमें पदार्थ प्रवाहित होते हैं, छोटे छोटे चट्टान के बालू के टुकड़े प्रवाहित होते हैं, और लगभग 186 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक की जो है जो धरातलीय सतह होती है। ये आपस में बात मत कीजिए, आप लोग म्यूट कर लो अपने आप को। 186 सेंटीमीटर की जो सतह होती है उसको क्या करती है, ये अपरदन करके काटती छाटती रहती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पवन के अपरदन करने वाले कारक होते हैं या पवन का अपरदन मुख्य रूप से जिनके द्वारा प्रभावित होता है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है पवन का वेग। दूसरा, अपरदन के जो टूल्स हैं, जैसे जिसमें रेत है, धूल है, कंकड़ पत्थर है, वो किस प्रकार के हैं और उनका आकार कितना है और वो कितनी मात्रा में है। तीन चीजें प्रभावित करती हैं जो अपरदन के कारक हैं। अपरदन के जो यंत्र हैं जिसमें रेत है, धूल, कंकड़ पत्थर, उनका आकार है, छोटे आकार के हैं या बड़े आकार के हैं, उनकी प्रकृति क्या है और उनकी मात्रा कितनी। अगर अधिक मात्रा में है तो अपरदन अधिक होगा, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में हो जाएंगे तब भी अपरदन ज्यादा नहीं होगा। तो एक ऑप्टिमम स्टेज होती है, एक जो है अनुकूल अवस्था होती है, उन अवस्था में ही जो है पवन के द्वारा अपरदन होता है। तीसरा जो हो गया शैल का संगठन, रॉक का जो जिस चट्टान पर पवन प्रवाहित हो रही है उस चट्टान का अपना खुद का स्वरूप क्या है। मान लीजिए अगर बालू का पत्थर की बनी चट्टान है तो उसका अपरदन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, वहीं पर ग्रेनाइट और बेसाल की चट्टान होगी तो उसका अपरदन पवन को करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पवन का जो अपरदन होता है उसको शैल या चट्टान का जो संगठन होता है, जो कंपोजिशन होता है, वो प्रभावित करता है। अगर वनस्पति का विस्तार है उस क्षेत्र में तो अपरदन कम होगा, वायु के द्वारा अपरदन कम होगा। अगर वहां पर वेजिटेशन इम्प्लांट है, वहां पर वनस्पति
घास के मैदान है या पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो पवन के द्वारा अपर्दन कम होगा, और अगर बिल्कुल नेकेड सतह है तो अपर्दन अधिक होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है तापमान। अगर तापमान की मात्रा अधिक है तो अधिक टेम्परेचर में चट्टाने गर्म होकर फैलेंगी, उनका आयतन विस्तार होगा। फिर शाम को जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उनका आयतन फिर जो है उनका संकुचन होगा। इस तरह जो है चट्टानों का लगातार संकुचन और प्रसरण होने से चट्टाने टूट करके बिखर जाएंगी। आर्द्रता एवं वर्षा की मात्रा, यानी जो वर्षा की मात्रा भी प्रभावित करती है पवन के अपर्दन के क्षेत्र को। तो ये कुल जो है 5 कारक हैं जो पवन अपर्दन को प्रभावित करते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि 182 सेंटीमीटर 186 बताया था, तो लगभग 182 टू 186 या 20 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ही जो है पवन के द्वारा अधिकतम अपर्दन होता है। ये आपको याद रखना, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि पवन का जो अपर्दन होता है, जैसे नदी का अपर्दन होता है, वो कितने प्रकार का होता है, वो या किन प्रकार के या किस रूप में होता है, किस तरह से संपन्न होता है। सबसे पहले जो पवन के द्वारा अपर्दन होता है उसको बोलते हैं अपवाहन, जिसको अंग्रेजी में डिफ्लेशन बोलते हैं। अपवाहन मतलब होता है उड़ा ले जाना। अपवाहन का मतलब क्या होता है? उड़ा ले जाना। आप लोगों ने देखा सभी गांव के बाहर आपने देखा होगा, जो गांव के बाहर ऊसर होता है, वहां पर दोपहर में गर्मी में जब खूब तेज से लू चलती है, तो जब तेज हवा चलती है तो ऊसर की मिट्टी को जो असंगठित होती है, बिखरी होती है, उसको अपने साथ उड़ा करके ले जाती है। ले जाती कि नहीं ले जाती? आपने देखा कि नहीं देखा? देखा सर। हाँ, सबसे पहले ऊपरी लेयर को उड़ाती है, फिर धीरे 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 जो है। तो होता यह है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहां पर तो पूरा का पूरा मिट्टी जो है असंगठित रूप में ही होती है, बालू के रूप में होती है। तो जब पवन तेजी के साथ प्रवाहित होती है तो क्या करती है, वो उस बालू के कणों को या उस मिट्टी को, जिसे क्या बोलते हैं, सैंड बोलते हैं, उसको जो है अपने साथ उड़ा करके ले जाती है। तो सबसे पहला जो पवन के द्वारा अपर्दन का कारक है या अपर्दन का जो रूप है वो क्या है? अपवाहन। अपवाहन का मतलब क्या होता है? अब इसमें ये होता है कि जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये उड़ा ले जाती है, पवन उड़ा ले जाता है, तो जहां से ये मिट्टी उड़ाई जाती है वहां पर छोटे छोटे गर्त बन जाते हैं, और इन गर्तों को मिस्र में, यानी एक देश है जिसको इजिप्ट या मिस्र बोलते हैं, वहां पर कतारा गर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कतारा। कतारा कैसे बनते हैं? जब पवन जो है उड़ा करके ले जाती है मिट्टी को, तो मिट्टी के उस स्थान से विस्थापित होने के कारण छोटे छोटे गर्त बन जाते हैं, और इन गर्तों को मिस्र में कतारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मिस्र में? कतारा। तो पहली जो पवन के अपर्दन का जो कारक है, अपर्दन का कार्य है, पहला हो गया अपवाहन। दूसरा जो है वो बोलते हैं अपघर्षण। जैसे नदी अपघर्षण करती है, नदी हमने बताया था आपको, नदी अपघर्षण करती है। नदी क्या करती है? अपनी तली को और अपने पार्श्वों को जो है क्या करती रहती है? काटते छांटती रहती है। वैसे ही जब पवन प्रवाहित होती है तो इसमें जो पदार्थ पवन के साथ प्रवाहित हो रहे होते हैं, वो पदार्थ क्या करते हैं? वो पदार्थ जब जिस सतह से प्रवाहित होते हैं, जिस चट्टान के ऊपर से प्रवाहित होते हैं, उनको बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा जो रेगमाल नहीं होता, मैंने आपको बताया था, जो लोहे का जंग छिड़ाने के लिए काम किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जो है अपघर्षण करते हैं और चट्टानों को काट करके जो है धीरे 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 रगड़ते रहते हैं। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि ये केवल कहां पर सक्रिय होता है? 120 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ही जो है ये जो है अपघर्षण सक्रिय रहता है। उसके ऊपर जो है इसकी सक्रियता की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है। इसके ऊपर की सतह का ना तो अपघर्षण होता है ना ही अधिक ऊंचाई पर, और इस प्रक्रिया को, जो अपघर्षण की प्रक्रिया होती है, उसको सैंड ब्लास्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंड ब्लास्टिंग बोलते हैं। तो हमने दो अपर्दन के रूप पढ़े। पहला हमने पढ़ा अपवाहन, दूसरा पढ़ा हमने अपघर्षण। अब तीसरे की हम बात करें तो तीसरा है सन्निघर्षण।
तीसरा क्या है? फ्रिक्शन। सन्निघर्षण में ये होता है कि जब अपर्दन के पदार्थ चलते हैं तो वो जिस सतह पर प्रवाहित होते हैं उसको तो काटते छाटते ही आपस में भी जो है रगड़कर छोटे होते रहते हैं, जैसे नदी वाले होते हैं। जैसे नदी में होता है कि आपने बटिया देखी थी, ठीक है, वैसे जो है पवन के अपर्दित पदार्थ भी आपस में लड़ कर आपस में टकराते टकराते जो है छोटे होते रहते हैं, और इस प्रक्रिया को एक्रीशन या सन्निघर्षण की संज्ञा दी जाती है। इतना समझ में आ गया आपको? तो अपवाहन पवन के द्वारा जो अपर्दन होता है उसके 3 रूप होते हैं। पहला होता है अपवाहन, दूसरा होता है अपिघर्षण, और तीसरा होता है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण। हाँ, अपवन अपर्दन को प्रभावित करने वाली दशाएं मैंने आपको 5 दशाएं पहले ही बता दिया, ठीक है। वही बात यहाँ पर की गई, इसको जानने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक अगर किसी को सवाल पूछना हो तो बताओ। अब हम लोग यहाँ तक कोई प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है? 2 चीजें, मरुस्थल क्या होता है, पवन के अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और पवन के द्वारा अपर्दन के कौन कौन से रूप हैं, या किस प्रकार से पवन के द्वारा अपर्दन किया जाता है। तो हम लोग चर्चा करते सर आप एक बार और बता दीजिए। क्या बता दें? अपघर्षण। अपघर्षण का मतलब हुआ सतह को रगड़ना। अपघर्षण मतलब क्या हुआ? सतह को रगड़ना। जब पवन प्रवाहित होती है तो उसमें जो धूल कण होते हैं, रेत के कण होते हैं, चट्टान के टुकड़े होते हैं, वो जिस सतह पर प्रवाहित होते हैं उनको रेगमाल की तरह रगड़ते रहते हैं, और ये प्रक्रिया केवल 182 सेंटीमीटर तक ही ज्यादा प्रभावी होती है। तो जब पवन जो है किसी सतह पर प्रवाहित होता है तो उसको क्या करता है? रेगमाल की तरह रगड़ देता है। रेगमाल की तरह क्या करने लगता है? रगड़ने लगता है, रगड़ देता है। रगड़ देता है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपघर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघर्षण। अब हम लोग हमको अपर्दन पता चल गया। अब अपर्दन के द्वारा जो स्थल रूप बनते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अपर्दन जनित स्थल रूप, यानी अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थल रूप कौन कौन से जो है लैंड फॉर्म्स होते हैं, जो अपर्दन के द्वारा धरातली सतह पर कौन कौन से फॉर्म्स बनाए जाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मानव मकान बनाता है नहीं बनाता है, तो मानव जनित स्थल रूप है। हमने क्या बनाया? हमने रेल के पुल बनाए, हमने रेल की पटरियां बनाई, हमने घर बनाए, हमने क्या बोलते हैं तालाबों का निर्माण किया, हमने कृत्रिम बांधों का निर्माण किया। तो ये मानव जनित स्थल रूप है। लेकिन प्रकृति के तत्वों के द्वारा जो स्थल रूप बनाए जाते हैं उनको प्राकृतिक स्थल रूप कहा जाता है, और वायु के अपर्दन के द्वारा जो स्थल रूप बनाए जा रहे हैं अब उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाई पड़ रहा होगा अपवाहन, बेसित या वातगर्त। मैंने आपको जब मैंने आपको अपवाहन बताया तो बताया था कि जब पवन किसी सतह पर प्रवाहित होती है तो क्या करती है? उस स्थान की वायु को अपने साथ उड़ा ले जाती है, और जब उस स्थान की वायु को अपने साथ उड़ा ले जाती है तो उस स्थान पर छोटे छोटे गर्तों का निर्माण होता है, और इनकी जो अंतिम सीमा होती है वहां का जो वाटर टेबल होता है उस पर निर्धारित करती है। जैसे ही वाटर टेबल मिल जाता है अपवाहन होना बंद हो जाता है। जब तक वाटर टेबल नहीं मिल रहा तब तक जो है इन गर्तों का आकार और गहराई लगातार बढ़ती रहती है। इतना समझ में आ गया? तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि मिस्र में इनको जो है क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कतारा। कतारा। ठीक है, चूंकि इन गर्तों का निर्माण पवन के द्वारा कहा नहीं होता है इसलिए इनको पवन गर्त या पवन वात गर्त भी कहा जाता है। और इनका आकार कैसा होता है? तख्तरी की तरह होता है। और इन गर्तों को अमेरिका का जो महान मैदान है, ग्रेट प्लेन्स है, वहां पर बफेलो वालेस या मंगोलिया में पांग कियांग कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अमेरिका में इनको बफेलो वालेस कहा जाता है, और मंगोलिया में क्या कहा जाता है? पांग कियांग कहा जाता है। मिस्र में क्या कहा जाता है? कतारा गर्त कहा जाता है। मिस्र में क्या कहा जाता है? कतारा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? अपवाहन, बेसिन या वातगर्त नो में सर। प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया? नो सर। कि जब वायु किसी मरुस्थली सतह पर प्रवाहित होती है तो क्या करती है? उस स्थान के सैंड को अपने साथ उड़ा ले जाती है, और जब उड़ा ले जाती है तो उस स्थान
कि वायु के उस स्थान के सैंड के विस्थापन के कारण छोटे छोटे गर्तों का निर्माण हो जाता है, और इन छोटे छोटे गर्तों को ही जो है पवन वात गर्त या अपवाहन बेसिन कहा जाता है। इनकी अंतिम सीमा किस पे निर्धारित करती है? वहां का जो वाटर टेबल होता है, वहां पर जो भूमि का जल का स्तर होता है, वहां तक ही इनका जो है गहरापन या उनमें इनका जो है विकास होता है। जैसे ही इनको जो है मिल जाता है अब भूमि जल का स्तर, वैसे ही जो इनका विकास होना बंद हो जाता है। या इसके यहाँ इसके आगे किसी को कोई प्रॉब्लम? उसके बाद जो दूसरा स्थल रूप है उसको हम लोग बोलते हैं इंसेलबर्ग। क्या होता है? इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग। हाँ, जब आप पढ़ोगे कभी पेंक का अपवर्तन चक्र, एक विद्वान थे पेंक, तो उन्होंने इंसेलबर्ग की कॉन्सेप्ट दी थी। तो चूंकि पेंक जर्मन के थे, तो ये जो इंसेलबर्ग वर्ड है वो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है द्वीपीय पर्वत, यानी ऐसा पर्वत जिसके चारों ओर जो है मरुस्थलीय भूमिका या द्वीप के रूप में जिस पर्वत का उत्थान हुआ। यस सर। अब होता ये है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है, जब हवा प्रवाहित होती है तो जो चट्टान के टुकड़े होते हैं, ठीक है, जो कठोर साइलें होती हैं, उनके अवशेष छोटे छोटे जो है टीलों के रूप में बच जाते हैं, और इन टीलों या टापुओं को क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक विद्वान थे बोर्नहार्ट ने इस प्रकार के इंसेलबर्ग के निर्माण की प्रक्रिया का पता लगाना प्रारंभ किया था, इसलिए जो है इंसेलबर्ग को बोर्नहार्ट भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चूंकि आपको देना है, तो हो सकता है कि पूछ ले कि इंसेलबर्ग को और भी क्या कहा जाता है, और आपको 4 ऑप्शन दे दे। इनको वातगर्त कहा जाता है, ज्यूजन कहा जाता है, और 1-2 नाम दे दे, और बोर्नहार्ट दे दे। तो आपको ये याद रखना है कि इंसेलबर्ग को बोर्नहार्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बोर्नहार्ट कहा क्योंकि जाता है। बोर्नहार्ट ने जो है इनके जो है उत्पत्ति की प्रक्रिया का पता लगाया था। यस सर। ठीक है, तो इंसेलबर्ग कैसे निर्मित होता है? जब किसी मरुस्थलीय क्षेत्र में कोई कठोर चट्टान होती है, तो कठोर चट्टान के आसपास का एरिया तो हवा के द्वारा उड़ा लिया जाता है, और इस चट्टान को इस प्रकार, चूंकि आपको पता है, काटती है कि दूर से देखने में ऐसा लगता है कि उस मरुस्थलीय क्षेत्र में छोटे छोटे जो है द्वीपीय पर्वत खड़े हुए हैं। तो इन द्वीपीय पर्वतों को क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो ये जो चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला चित्र दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, ये जो मैंने हाईलाइटेड किया है, सर दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ये जो है इंसेलबर्ग का चित्र है। किसका चित्र है? इंसेलबर्ग का चित्र है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेविस और पेंक ने जो है इनको अपवर्तन चक्र का अंतिम रूप बताया है। ठीक है, डेविस महोदय ने इनको जो है अपने अपवर्तन चक्र का अंतिम रूप, डेविस और पेंक का जब आप अपवर्तन चक्र पढ़ोगे तो आपको इनके बारे में और जो है जानकारी होगी। उसके बाद अगला जो है जो स्थल रूप है उसको छत्रक शिला बोलते हैं। कभी तुम लोगों ने कुकुरमुत्ता देखा है गांव में? मशरूम देखा है? जी यस सर। सर। कूड़े के ऊपर उगा होता है, देखा है कि नहीं देखा है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि जब कोई एक कठोर चट्टान होती है, तो आपको पता है जैसे ये एक कठोर चट्टान है, ये कठोर चट्टान ये पड़ी हुई है, ठीक है, ये एक कठोर चट्टान है, ये कठोर चट्टान है। और आपको ये बात पता है कि इस कठोर चट्टान में होता क्या है? हमारा जो पवन के द्वारा अपवर्तन होता है, वो अपवर्तन होता है, जैसे ये वाली, ये इसका चित्र दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये 182 सेंटीमीटर तक ही जो है पवन के द्वारा, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 182 सेंटीमीटर तक ही जो प्रभावी जो है पवन के द्वारा अपवर्तन किया जाता है। तो जो इसकी जो बीच वाली सतह होती है वो ज्यादा कट जाती है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, आपको पता है कि अपवर्तन की जो है दर कम होती जाती है, अपवर्तन करने की क्षमता कम होती जाती है। तो ऐसे इस प्रकार की आकृति बन जाती, जैसे कि मशरूम, किसी जो है मशरूम का निर्माण जो है दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई मशरूम बना दी गई हो, ये चट्टान के द्वारा बनता है। तो इसको क्या बोलते हैं? मशरूम प्राक बोलते हैं, छत्रक शिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको?
छत्रक शिला। छत्रकशिला तक्षशिला। छतरीनुमा होता है। और इसको जो है सहारा रेगिस्तान में क्या कहा जाता है? गारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गारा। तारा। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में है। आप लोग मैप चित्र में देखिएगा, सहारा में इसको जो है गारा कहा जाता है। और जर्मनी में इसको पिट्जफेल्सन कहा जाता है। जर्मनी में क्या कहा जाता है? पिट्जफेल्सन। जर्मनी में इसको, भाई आप लोग में से कोई अपनी स्क्रीन के साथ छेड़खानी मत कीजिए, ठीक है? जर्मनी में इसको पिट्जफेल्सन कहा जाता है। जर्मनी में इसको क्या कहा जाता है? एक मिनट को मैं फुल स्पेस इसको शेयर करता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आप लोगों को? नो सर। इसको पेडल भी कहते हैं। हाँ, जर्मनी में इसको क्या कहा जाता है? पिट्जफेल्सन कहा जाता है। ठीक, ये देखिए, ये उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है भूस्तंभ है। अगला जो स्थल रूप है क्या है? भूस्तंभ है। होता क्या है, कभी कभी जो रेगिस्तानी क्षेत्र होता है उसमें जो कठोर, ये नीचे जो है कोमल सैल होती है और ऊपर कैसी होती है? कठोर सैल होती है। नीचे कोमल सैल होती है और ऊपर जो है कठोर सैल होती है। तो आपको पता है कि कठोर सैल जो है उसका अपर्दन कम होता है, कोमल सैल का ज्यादा अपर्दन होता है, ठीक है? लेकिन ऊपरी कठोर सैल के आवरण के कारण नीचे की कोमल सैल का ज्यादा अपर्दन नहीं हो पाता है। तो दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे हथौड़ा नहीं देखा है आपने? ऐसा हथौड़ा जिसका बेस मोटा बना हो, तो वैसी बिल्कुल आपको दिखाई पड़ता है। भाई ये किसके यहाँ भैंस बोल रही है? जिसके यहाँ भैंस बोल रही है वो अपना जो है अपने आप को म्यूट कर ले, क्योंकि मैं इसको बाद में जो है इसको वो भी सर बोल रही है। हाँ, इसको मैं बाद में फिर जो है उसको गूगल, उसमें यूट्यूब और गूगल क्लासरूम में भी डाल दूंगा, ठीक है? जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, ताकि उनको फायदा मिल सके। तो इसको क्या बोलते हैं? भूस्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भूस्तंभ। इसकी आकृति आप देख लीजिए, ये आप इसकी आकृति को आप देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? भूस्तंभ बोलते हैं। ये पूरा जो है आकृति को हम जो है भूस्तंभ की संज्ञा देते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है जीवजैन। क्या है? जीवजैन। अब जीवजैन क्या होता है? देखो, आपको इसको समझने के लिए आपको ये चित्र देखना पड़ेगा। जैसे मरुस्थली क्षेत्र होता है, तो मरुस्थली क्षेत्र में जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों में दरारें पड़ी होती हैं। जैसे ये आपको दरार दिखाई पड़ी, ये और ये दरारें होती हैं। तो होता है कि रात के समय में इनमें जो है पानी भर जाता है, और जब पानी भर जाता है तो रात में मरुस्थलों में तापमान इतना कम हो जाता है कि पानी बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इनका आयतन विस्तार होता है। जब आयतन विस्तार होता है तो इन छिद्रों का भी विस्तार होता है। जैसे ये देखिए, इस छिद्र का विस्तार हो गया, फिर इस छिद्र का विस्तार हो गया, दिखाई पड़ा आपको? और लगातार ऐसे जो है छिद्र का विस्तार होता जाता है और ऐसी आकृति बन जाती है जैसे ढक्कनदार दवात नहीं होती है। जब तुम लोगों ने शायद इस्तेमाल ना किया हो, जो पहले स्याही वाले जो पेन हुआ करते थे, निब वाले पेन, उनमें भरने के लिए एक दवात में एक जो है स्याही आती थी, उस ढक्कनदार दवात जैसी आकृति बनती थी। और इस ढक्कनदार दवात जैसी आकृति को क्या बोलते हैं? जीवजैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवजैन कहा जाता है, ठीक है? इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है आपको? नो सर। हाँ, उसके बाद अगली एक बार फिर से बता दीजिए देखो, इसमें सर, एक बार सर फिर से बता। ये होता है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहां पर चट्टानें जो है क्षैतिज रूप से एक दूसरे के समानांतर पाई जाती हैं, और इन चट्टानों में छिद्रों का विकास होता है। तो छिद्रों में होता है कि शाम के समय पानी भर जाता है। पानी भर जाता है तो रात को मरुस्थलों में टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि तापमान के कम होने के कारण पानी बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब पानी बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसका आयतन विस्तार होता है। जब आयतन विस्तार होता है तो इन संधियों का भी विकास होता है। जैसे शुरुआत में ये देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी संधियां हैं,
फिर आगे बढ़ने पे धीरे धीरे जो संधियों का विस्तार होता जा रहा, दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा। और एक समय ऐसा आता है कि लगातार इस प्रक्रिया के कारण एक ऐसी आकृति का निर्माण होता है जो दूर से देखने में ढक्कनदार दवात की तरह दिखाई पड़ती है, और इस आकृति को क्या कहा जाता है? इस आकृति को जीवजेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवजेन कहा जाता है। उसके बाद उसके बाद जो अगली आकृति है वो है यारदांग। अच्छा, ये जो यारदांग होता है इसकी विशेषता ये होती है कि जो जीवजेन का निर्माण होता है वो चट्टानों के एक दूसरे के समानांतर, एक चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान, दूसरी चट्टान के ऊपर तीसरी चट्टान, लेकिन इसमें होता है कि चट्टानें एक दूसरे के लंबवत होती हैं। कठोर शैल, देखिए दिखाई पड़ रहा है, कठोर शैल और कोमल शैल, कठोर शैल और कोमल शैल, कठोर शैल और कोमल शैल एक दूसरे के लंबवत खड़ी खड़ी होती हैं। तो क्या होता है कि चट्टान जो है मुलायम शैल को तो काट लेती, जैसे ये देखिए मुलायम शैल को तो उसने काट दिया, लेकिन जो कठोर शैल होती हैं उनको काट नहीं पाती हैं। ठीक है, जब नहीं काट पाती हैं तो जो कठोर चट्टान के टुकड़े होते हैं उनके जो पार्श्व होते हैं, उनके जो ऊपरी सिरे होते हैं वो खड़े रह जाते हैं, और ये ऐसी आकृति का निर्माण होता है जो लगभग खड़ी हुई आकृतियां एक दूसरे के जो है समानांतर होती हैं। तो ऐसी आकृति को मरुस्थल में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यारदांग कहा जाता है। और आर्थर होम्स एक विद्वान थे, इन्होंने ऐसी आकृति को काक्स काम के नाम से संबोधित किया है। अब यहाँ इस आकृति को समझने में दिक्कत हुई? देखिए, जो जीवजेन होता है वो चट्टानों के एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज रूप से विकसित होने के, क्षैतिज रूप से होने के कारण होता है, और जो जीवजेन का निर्माण होता है वो चट्टानों के एक दूसरे के लंबवत या खड़े रूप में होने के कारण जो है उसका निर्माण होता है। आगे बढ़े, एक बार इसको फिर से तुम लोग एक बार फिर से इस पूरे चैप्टर को, ये पूरे जो है इसको पढ़ के देखो, तब समझ में आएगा तुम लोगों को। दिखाई पड़ा जो मैंने आपको हाईलाइट किया है? यस सर। हाँ, एक बार इसको जब पढ़ लेना पूरा तो बताना कि सर आप लोग पढ़ चुके हो। ये पूरा का पूरा जो हाईलाइटेड पोर्शन जिसको आप लोग पढ़ के देखिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहीं पर छोड़ दें, आगे कल पढ़ाएंगे। ठीक है सर। ऐसा करते हैं, 2 और पढ़ा देते हैं फिर बताते हैं। अगला होता है ड्राई कांटर। ड्राई कांटर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई शिलाखंड जो है मरुस्थल में पड़ा हुआ है, और उस शिलाखंड को धीरे धीरे जो है मरुस्थल ने जो है काटना शुरू कर दिया, वायु ने अपरदन के द्वारा काटना शुरू कर दिया। तो एक समय ऐसा आता है कि उस जो है प्रभाव के कारण, उस वायु के अपरदन के कारण जो है वो जो चट्टान होती है, चट्टान में छोटे छोटे जो है जालियां बन जाती हैं, और उस जाली को क्या बोलते हैं? ड्राई कांटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई कांटर। चलो इसको कल बताएंगे, ठीक है, इसको आपको कल बताएंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है। अच्छा, अभी 10 मिनट का समय बाकी है, ठीक है जी। और इनकी आकृति कैसे होती? चतुष्फलक की तरह होती है। उनकी आकृति कैसे होती है? चतुष्फलक। और इनको जो है, इनके जो 8 घर्षित वाले फलक होते हैं उनको वेंटिफैक्ट कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? वेंटिफैक्ट। हाँ, अगली जो आकृति है उसको जो है जालीदार शिला या स्टोन लैटिस कहा जाता है। और इसमें ये होता है जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो ड्राई कांटर होते हैं उसमें चतुष्फलक का निर्माण होता है। इसमें जो चतुष्फलक के अंदर होता है कि मरुस्थलीय भाग में शिलाओं, ऐसी चट्टान जो कठोर शिलाएं होती हैं, जब पवन अपरदन के बहते हुए पवन के बिल्कुल मार्ग में पड़ जाती हैं तो रेत के कणों के अपरदन के कारण जो है धीरे धीरे उनकी सतह को खुरसना शुरू कर देती हैं, और खुरसने के कारण जो है धीरे धीरे जो क्या बोलते हैं, जो खरोच होती है वो एक पूरी की पूरी चट्टान को काट देती है, और जो क्या बोलते हैं जालीदार शिला का निर्माण हो जाता है। तो ऐसी शिला को क्या बोलते हैं? स्टोन लैटिस, या ऐसी शिलाकृति को जालीदार शिला या स्टोन लैटिस की संज्ञा दी जाती है।
ठीक। अगला जो स्थल रूप है उसका नाम है पवन वातायन। जब जो जालीदार शिला होती है वो इतना ज्यादा प्रभावित, इतना ज्यादा कट जाता है कि जालीदार शिला खत्म हो जाती है। जैसे शुरुआत में इस तरह की जालीदार शिला बनी, इस तरह की जालीदार शिला बनी, लेकिन पूरी जितने भी जालियां थी कट करके पूरा का पूरा एक जो है एक पैसेज बन गया। तो उसको क्या बोलते हैं? पवन वातायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पवन वातायन या पवन विंडो बोलते हैं, विंड विंडो बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि ये विंड विंडो के ऊपर वाला जो ये वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कहा जाता है महराब नाम की जैसी एक आकृति का निर्माण बोलते हैं, जिसको जो है पुल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पुल। क्या कहा जाता है? पुल। आज हम लोगों ने पवन के अपर्दन के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती हैं उनकी चर्चा की। कल हम लोग पवन के अपर्दन और परिवहन और निक्षेपण कार्य के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती हैं उनका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। विशेष रूप से पवन के निक्षेपण कार्य के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उन स्थलाकृतियों का हम लोग अध्ययन करेंगे। मैं इसको मैं अभी आपके गूगल क्लासरूम में इसको डाले दे रहा हूँ। ठीक है। तो एक बार आप वहां से जाकर के इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आज के लेक्चर में किसी को कोई सवाल पूछना है? किसी को कोई सवाल पूछना है बेटा? नो सर। ठीक है, फिर मैं आज की क्लास का एंड कर रहा हूँ। किसी ने मैसेज किया है? ओके ठीक है, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक है, कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी समय। थैंक यू सर। ओके सर।